मित्रों नमस्कार। कल मैं छपरा गया था और जो जहरीली शराब कांड से जो प्रभावित परिवार हैं उनसे मुलाकात की। मेरे साथ स्थानीय सांसद महाराजगंज के श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और तरैया के माननीय विधायक श्री जनक सिंह भी साथ थे। लगभग 2 दर्जन परिवारों से मुलाकात किया हम लोगों ने और लगभग 7 घंटा लग गया केवल 2 दर्जन लोगों से 2 दर्जन परिवारों से मुलाकात करने में। मित्रों, इस जहरीली शराब कांड के बारे में सारे चैनल्स में, मीडिया में काफ़ी विस्तार से चीज़ें आई हैं, लेकिन मैं कुछ बातों की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि देखिए, छपरा के अंदर मरने वालों का आंकड़ा 100 पार कर चुका है। सरकार आंकड़ों को छिपा रही है। बड़ी संख्या में लोग थे जिन लोगों ने पुलिस के डर से, प्रशासन के डर से बिना पोस्टमार्टम करे ले जाकर शवों को जला दिया। पुलिस वाले घर घर घूम रहे थे कि अगर शिकायत करोगे, पोस्टमार्टम की बात करोगे तो जेल चले जाओगे। तो लोग इतने डरे हुए थे, एक भय का माहौल, एक आतंक का माहौल पैदा कर दिया पूरे इलाके में। और इसलिए जो सरकार मरने वाले आंकड़ों को जो छिपाती है, उसका एक बड़ा कारण ये है कि बड़ी संख्या में लोगों ने बिना पोस्टमार्टम कराए अपने शवों को दूसरी जगह जाकर जला दिया। अधिकांश लोग पहले मसरक प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर गए। वहाँ कोई ना डॉक्टर, ना नर्स, ना स्ट्रेचर, ना एम्बुलेंस, कोई इंतजाम नहीं था। और डॉक्टर ने कहा कि आप सीधे जाइए छपरा। छपरा गए तो छपरा का भी वही हाल था। तो कहा कि पीएम से रेफर कर देते, और अच्छी संख्या में लोग रास्ते में मर गए। अगर सरकार ने अस्पतालों में योग्य व्यवस्था की होती तो बड़ी संख्या में लोगों को बचाया जा सकता था। 2 घूंट अगर किसी ने शराब पी ली तो उसको मार दिया जाए, उसको मरने दिया जाए, या कहीं भी नीतीश जी आपकी नैतिकता नहीं हो सकती है। आप करें कि जो पिएगा वो मरेगा, तो पूरे प्रशासन ने यही इंतजाम कर दिया है कि जो पिएगा वो मरेगा। ऐसा इंतजाम कर दिया पुलिस ने, प्रशासन ने, कि पियो और मरो, तुमको बचने का अधिकार नहीं है, तुमको जीने का अधिकार नहीं है। तो क्या 2 घूंट अगर पी लिया किसी गरीब ने, जो कानूनी गलत है, तो क्या उसको मरने दिया जाए? परिवार के लोग अपनी आंखों के सामने लोगों को मरने दे रहे हैं क्योंकि डर है कि पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। तो इसलिए जो नीतीश जी कहते हैं जो पिएगा वो मरेगा, उसे मैंने कहा कि प्रशासन ने ये इंतजाम कर दिया कि पियो और मरो। कहीं भी कानून में मरने का प्रावधान नहीं है। कानून में यही प्रावधान है कि आप पिएंगे तो आपको इतना फाइन होगा, इतनी जेल होगी, फलाना होगा। लेकिन ये नहीं है कि जो पिएगा वो मरेगा। ये कहीं लिख दीजिए कानून के अंदर, जो पिएगा वो मरेगा। अपने कानून में क्यों नहीं लिखा? एक बड़ा से बड़ा अपराधी भी अगर घायल हो गया तो अस्पताल में उसका उपचार और इलाज होता है। लेकिन यहाँ इतने निर्दयी, इतने संवेदनहीन हो गए मुख्यमंत्री कि लोगों को मरने दे रहे हैं, लोगों को जीने का अधिकार नहीं है, लोगों को मरने दिया जाए, और बड़े अहंकार के साथ कहते हैं जो पिएगा वो मरेगा। तो इसलिए मित्रों, ये कुल मिलाकर जो स्थिति बनी है, और ये भी लोगों ने बताया कि जो जहरीली शराब थी वो थाने से उसकी आपूर्ति की गई। जो थाने में जब्त हुई शराब रखी हुई थी ड्रम में, बाकी में, उसमें से शराब गायब हो गई, स्पिरिट गायब हो गई। और थाने वालों ने, पुलिस प्रशासन ने उस स्पिरिट की आपूर्ति कर दिया। जो बनाने वाले लोग थे, जो लोकल बनाने वाले लोग थे, इसलिए जो जहरीली शराब से लोग मरे, इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो शासन और प्रशासन जिम्मेवार है। क्योंकि आपने जहरीली शराब परोसने का काम आपके महकमे ने किया, सरकार के लोगों ने किया। और मरने वाले जितने भी हैं, दलित, महादलित, अति पिछड़ा,
आदिवासी तो इस इलाके में नहीं है, लेकिन 90% जो मरने वाले हैं वो समाज के इन्हीं गरीब तबके के लोग हैं जिनको मरने दिया गया है। और देखिए सरकार आंकड़ों को कैसे छिपाती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है भारत सरकार का, जिसमें हर अपराध का आंकड़ा राज्य सरकार भेजती है, क्योंकि भारत सरकार कोई आंकड़ा इकट्ठा नहीं करती है, राज्य सरकार आंकड़ा भेजती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 6 साल में बिहार में केवल 23 मौत हुई है, 23। कोई इसको विश्वास करेगा, कोई भरोसा करेगा इस बात पर कि केवल 23 मौत हुई है? जो गोपालगंज में पहला कांड हुआ खजूरबन्नी में, जिसमें 19 लोग मरे और 14 लोगों को सरकार ने मुआवजा दिया, उस साल आंकड़ा सरकार दिखा रही है केवल 6 लोगों के मरने का पूरे बिहार के अंदर। तो सरकार आंकड़ों को किस तरह से दबा रही है, ये उसका एक उदाहरण है कि सरकार आंकड़े भेज दे रही है और कहती देखिए हमारे तो बहुत कम लोगों की मौत हुई। अब अखबार लिख रहा है बिहार के छपरा में 70, 80, 90, 100 कुछ भी लिख रहा है, लेकिन सरकार के आंकड़े में लिस्ट में वो अज्ञात बीमारी से मौत है। वो तो उसी को मौत मानेंगे जहरीली शराब से, जिसका पोस्टमार्टम हुआ नंबर 1, पोस्टमार्टम के बाद जिसका विसिरा जांच के लिए गया फॉरेंसिक लैब में, 2 महीने बाद उसकी रिपोर्ट आई कि इस रिपोर्ट में अगर जहर पाया गया तब जाकर वो जो है माना जाएगा कि वो जहरीली शराब से मौत हुई है। तो 6 साल में सरकार कह रही है कि केवल 23 मौत हुई है बिहार के अंदर, और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर मैं मुआवजा नहीं दूंगा। मेरे पास एक अखबार की कटिंग है अगस्त 2018 की, रोहित कुमार सिंह, उन्हीं की स्टोरी है, जिसे मुख्यमंत्री कह रहे हैं सेज कॉम्पनसेशन टू बी गिवन व्हेन लिकर प्रूव्ड कॉज ऑफ डेथ। मुआवजा दिया जाएगा अगर ये प्रमाणित हो गया कि मौत का कारण जहरीली शराब है। ये खजूरबन्नी की घटना के बाद है। और आगे मुख्यमंत्री कहते हैं ही सेड इफ द डेथ्स आर ड्यू टू हुच यानी जहरीली शराब, compensation of rupees 4 lakh each would be given to the family members of the victims। ये मुख्यमंत्री का बयान है जो सारे अखबारों में छपा। और इतना ही नहीं, तो बिहार उत्पाद अधिनियम 2016, जो बिहार उत्पाद अधिनियम 2016 है, उसकी धारा 42, उसकी धारा 42 कहती है कि मृत्यु होने पर डीएम को यह पावर है कि 4 लाख रुपया मुआवजा दिया जा सकता है। ये बिहार एक्साइज एंड प्रोहिबिशन एक्ट 2016, मैं उसके अंश को पढ़ना चाहूँगा। मैंने उसकी कॉपी आपको लगा दिया, उसके अंदर आपके एनेक्चर में देखेंगे पेज नंबर 4 जो है उसके अंदर वो दिया हुआ है, उसकी कॉपी मैंने लगा दिया है। मैं 2 मिनट पढ़ता हूँ। कॉम्पनसेशन भुगतान करने हेतु कलेक्टर द्वारा आदेश, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में इस अधिनियम के अधीन डीएम को अधिकार है कि आदेश पारित करते समय यदि उसे लगता है कि किसी स्थान पर बेचे गए शराब के सेवन के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई या बीमार हुआ, तो वह निर्माता विक्रेता, चाहे वह किसी अपराध में दोष सिद्ध हुआ हो या नहीं, कॉम्पनसेशन के रूप में प्रत्येक मृतक के प्रतिनिधि को कम से कम 4 लाख रुपया, गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त व्यक्ति को 2 लाख रुपया एवं किसी अन्य चोट खाने वाले व्यक्ति को 20,000 रुपया भुगतान करने का आदेश देगा। जिले का कलेक्टर लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत लोक मांग के अनुरूप उक्त कॉम्पनसेशन विक्रेता निर्माता से वसूल कर सकेगा। मतलब क्या हुआ कि जो विक्रेता है, जो मैन्युफैक्चरर है, जो सेलर है, उससे पैसा वसूला जाएगा और उससे पैसा वसूल कर मरने वाले या बीमार लोगों को पैसा 4-4 लाख 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा। तो सरकार ने गोपालगंज में क्या किया कि पहले 4-4 लाख रुपया दे दिया, क्योंकि वसूलने में समय लगेगा, बाद में उसको वसूल लेंगे, और 4-4 लाख रुपया लोगों को दे दिया।
तो अगर खजूरबन्नी में 4 लाख रुपया दिया गया तो आज जहरीली शराब कांड सारण में क्यों नहीं दिया जाएगा? और इतने गरीब लोग हैं नीतीश जी, आपकी संवेदना मर गई है क्या? एक बार जाकर देखिए, जो पत्रकार गए, कितने गरीब लोग हैं, किस प्रकार के लोग हैं जिनको कुछ पता नहीं है, मौत के अलावा कुछ नहीं जानते हैं। क्या उनके बच्चों को जीने का अधिकार नहीं, वो भीख मांगेंगे? मामूली बात पर सरकार 1-2 लाख रुपया दे देती है। कोई अगर रॉन्ग साइड चल रहा सड़क पर और दुर्घटना में मौत हो जाए तो उसको भी 4 लाख रुपया मिल जाता है। तब तो सरकार नहीं ना कहती है कि चूंकि आप रॉन्ग साइड चल रहे थे इसलिए आपको मुआवजा नहीं मिलेगा। बस पे छत पर चढ़कर चलने का प्रावधान नहीं है, बस के भीतर बैठ के जाना है। अब बस उलट गई, लोग मर गए जो ऊपर छत पर बैठे हुए थे, तो सरकार क्यों देती है उनको मुआवजा? कहती सरकार कि आप तो कानून का उल्लंघन कर रहे थे, बस की छत पर बैठे थे, हम आपको कोई मुआवजा नहीं देंगे। तो यानी मामूली बात पर मुआवजा देने वाली सरकार और इन गरीबों के प्रति इतनी संवेदनहीन कि कह रही कि कुछ भी हो जाए मेरी कोई सहानुभूति नहीं है। अरे मर गया कोई आदमी, गरीब आदमी मर गया, कोई सहानुभूति तो होनी चाहिए, संवेदना तो होनी चाहिए। ठीक है, आप कह सकते गलत काम किया, लेकिन फिर भी मृत्यु हो गई, मौत हो गई, तो मैं शोक व्यक्त करता हूँ, मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ। लेकिन इतनी हृदयहीनता, इतनी संवेदनहीनता कि मुख्यमंत्री कहें कि मेरी कोई और किसी प्रकार का और मेरी कोई सहानुभूति नहीं ऐसे लोगों के प्रति। ठीक है, उनके प्रति आपकी सहानुभूति नहीं भी हो सकती है, उनके परिवार के प्रति तो सहानुभूति होनी चाहिए ना। क्या ये सरकार दलित विरोधी है, अति पिछड़ा विरोधी है? ये सरकार जो आदिवासी हैं उनके उसकी विरोधी है? तो कल तो आप ये भी कह सकते हैं उसकी विधवा को विधवा पेंशन भी नहीं मिलेगा क्योंकि उसका परिवार गरीब पीकर मर गया, सरकार की किसी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और ये आपका कानून कहता है, जिस कानून की फोटो मैंने आपके सामने सबों को दे दिया है, उसके अंग्रेजी की भी कॉपी है। जो अंग्रेजी लेना चाहिए मैं उनको अंग्रेजी कॉपी दे दूंगा। तो अगर एक्साइज और प्रोहिबिशन एक्ट की धारा 42 में यह प्रावधान है तो मुख्यमंत्री जी आपको देना पड़ेगा। और इन गरीबों को मुआवजा दिलवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और किसी भी सीमा तक जाएगी। इसे मैंने लिखा कि पहले मौत पर हंसो फिर कहो शोक नहीं मनाऊंगा। तो मौत पर हंसता कोई व्यक्ति हंस रहे हैं, और फिर जो गुस्से में आए तो इतना रौद्र रूप धारण कर लिया। जब मेरे साथ थे तो मैंने कभी नहीं देखा उनका ये स्वरूप। या तो लालू की संगत का असर है या कोई और बात है। बीजेपी वालों को कह रहे हैं कि भगाओ इनको, बीजेपी वालों को कह रहे हैं कि बर्बाद हो जाओगे। ये भाषा नीतीश कुमार की, कभी लालू यादव के लिए भी उन्होंने इस भाषा का प्रयोग नहीं किया होगा जब वो विपक्ष में थे। लेकिन आप जिनके साथ 17 साल रहे उनके लिए आप इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो इसलिए मित्रों, और छोटे मोटे 2-4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन वहाँ के एसपी का क्यों नहीं सस्पेंड किया गया, वहाँ के डीएसपी का क्यों नहीं किया गया? ये कोई पहली घटना नहीं है। 4 महीना पहले उसी के बगल में घटना घटी जिसमें 7 लोग मरे थे जहरीली शराब पीने से। तो जिस एसपी के कार्यकाल में इतनी घटनाएं घट जाए, उस एसपी पर आपने क्यों नहीं कार्रवाई की? क्या एसपी की किसी दरोगा की हिम्मत है कि बिना एसपी के संरक्षण के और वो खुलेआम शराब बिकवा दे? कहीं ना कहीं तो संरक्षण है। और तो मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दे दीजिए और जल्द से जल्द तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बना दीजिए, क्योंकि उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं के समर्थक हैं जो ये शराब का अवैध व्यापार करते हैं। कल मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो शायद उनके लिए रोकना आसान हो जाएगा। तो इसलिए मित्रों, स्थिति नियंत्रण के बाहर हो गई है और 4 लाख लोग जेल जा चुके हैं। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, उसमें 90% SC ST EBC। और इतने गरीब लोग जेल चले गया तो बेल कराने की भी उनके पास पैसा नहीं कि वो बेल करा सके, इतनी भी क्षमता उनकी नहीं है। तो 2 घूंट शराब पीने की इतनी बड़ी सजा, मौत उसकी सजा नहीं हो सकती। ये सजा आप दे रहे हैं, मौत उन गरीबों को सजा दे रहे हैं। दूसरे मित्रों, हमारी पार्टी के लोगों ने विधानसभा में, विधान परिषद में और बहुत मजबूती के साथ
इस मुद्दे को उठाया है, आगे भी हम उठाएंगे। कल भी पूरे बिहार के अंदर बंद का बाकी का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी को संवेदना दिखानी चाहिए, बीजेपी के लोगों से क्षमा याचना करनी चाहिए और तत्काल उन गरीबों को 4 लाख का मुआवजा देना चाहिए। उससे मैंने कल ये भी कहा था कि मांझी जी की चुप क्यों हो गए भाई? 10 दिन पहले तक मांझी जी बयान दे रहे थे कि 1 पौवा गरीब पी लिया तो कौन सा गुनाह कर लिया। आज मांझी जी चुप हैं, सीपीआई सीपीएम के लोग चुप हैं, माले के लोग चुप हैं। तो मैं सभी राजनीतिक दलों से अपील करूंगा जिनमें थोड़ी भी संवेदना बची है और जो लोग सहयोगी दल हैं महागठबंधन के अंदर, कि वो भी नीतीश कुमार पर दबाव बनाएं। ठीक है, आप ही को श्रेय मिल जाए, हमको कोई दिक्कत नहीं, आपको श्रेय मिल जाए, लेकिन उस गरीब को मदद मिलनी चाहिए। और मैं तो मांझी जी को कहूँगा बात जाकर आइए, आप तो दलितों के नेता बिहार के, आप क्यों नहीं गए? चिराग पासवान गए, पारस जी गए, आपको भी जाना चाहिए था। क्या जो मरे वो दलित नहीं है? क्या आप नहीं गए? वहाँ पर रोज़ बयान देते थे शराबबंदी हटाने के पक्ष में। हम तो शराबबंदी हटाने के पक्ष में नहीं हैं, हम शराबबंदी के पक्ष में हैं। अरे बात और पत्रकारों को बता दूं, ये शराबबंदी का जब निर्णय हुआ उस समय भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, हम सरकार में नहीं थे। लोग भूल जाते, इसलिए बहुत सारे लोगों को याद नहीं रहता क्या हुआ। और नीतीश जी ने पहले एसके मेमोरियल हॉल के बाद घोषणा कर दिया, बिना पूछे घोषणा किया, और फिर आए समर्थन मांगने, फिर भी हम लोगों ने साथ दिया। हम तो विपक्ष में थे। तो ऐसा नहीं कि कोई नीतीश जी ने बैठक बुलाई हो, क्या करना चाहिए बताइए, सब लोग सुझाव दीजिए। आपने घोषणा पहले कर दिया तो लागू करना आपकी जिम्मेवारी है, हम सहयोग करेंगे। हम तो ह्यूमन चेन में भी थे आपके साथ, जबकि विपक्ष में थे तो भी ह्यूमन चेन में थे। हमारी पार्टी ने समर्थन किया, मैं विधान परिषद में था, मैं नेता प्रतिपक्ष था, हम लोगों ने साथ दिया आपका। तो इसको सफल करना ये आपकी जिम्मेवारी है। और बार बार हम ये मत कहिए कि बीजेपी के लोग विरोध कर, हम विरोध नहीं कर रहे, हम शराबबंदी के पक्ष में, लेकिन ये निर्णय आपका निर्णय है, ये आपका व्यक्तिगत निर्णय है, जिस निर्णय में बाद में सभी लोगों ने इस निर्णय में आपका साथ दिया, चूँकि एक अच्छा काम था। तो इसलिए आपने अगर हिम्मत दिखाई तो इसको लागू कराइए। लेकिन नीतीश जी पूरी तरह से फेल कर गए हैं। और बिहार में ये कल मैंने पहली बार, चूँकि मैं सुनता था, लेकिन कल मैं जो गांव में गया तो गांव में भी होम डिलीवरी हो रही है, ये मैंने पहली बार अपनी आंखों से देखा। जो मृतक परिवार था वो कह रहा, हमरे कैसे वो शराब पहुंच गया जी? तो बोला कि जो बेचने वाला है वो मोबाइल से, जब शराब की खेप आ जाती है तो मोबाइल से वो मैसेज देता है कि शराब आ गई, आप आके ले जा सकते हैं, और फिर अगर आप मैसेज देंगे तो आपके घर भी पहुंचा देगा। तो गांव में होम डिलीवरी हो रही है। शहर की बात तो छोड़ दीजिए, और बड़े लोग नहीं, एक भी मरने वाला बड़ा आदमी नहीं है, कुछ होंगे 1-2 लोग, सब मरने वाले गरीब लोग हैं। तो इसलिए मित्रों, मैंने बहुत विस्तार से सारी बातों को कहा है। सर एक सवाल है सर, मानवाधिकार की टीम आ रही है, पहले परिचय दीजिए अपना, फिर बताइए। जी जी ठीक है। तो आप मानवाधिकार की टीम आ रही है, कांग्रेस ने बोला है, आरजेडी ने और जेडीयू ने कि मानवाधिकार की टीम को वापस देना चाहिए, सीबीआई ईडी की तरह जो है मानवाधिकार की टीम का केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है। मुझे नहीं मालूम है, और कोई ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये तो स्वायत्त शासी संस्था है, कहाँ जाना नहीं जाना वो तय करती है। तो मुझे उसके बारे में, मैंने अखबार में ही देखा कि वो टीम आ रही है, उसके प्रतिनिधि आ रहे हैं। तो ये तो ह्यूमन राइट्स कमीशन, कोर्ट में जाएं और कोर्ट में जाकर कहें कि साहब गलत है, ह्यूमन राइट्स कमीशन को नहीं आना चाहिए। अरे लोग मर गए, 100 लोग मर गए, गरीब लोग मर गए, तो ह्यूमन राइट्स कमीशन आकर गलत कर रहा है क्या? तो इसलिए क्या है नहीं है, वो तो अगर गलत करा तो जाए कोर्ट में जाकर बात करें। जी सर, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं, 1 मिनट, हाँ मेरा एक सवाल है कि अभी आपने पीछे में कहा कि बीजेपी किसी हद तक जाएगी मुआवजा दिलाने के लिए, तो क्या कोर्ट में जाने की जी आवश्यकता होगी तो कोर्ट में भी जाएंगे, क्योंकि उनका एक्ट कह रहा है देने का। भाई ठीक है कि एक्ट ये कह रहा है कि वसूल कर देंगे, लेकिन साधारणतः वसूल कर देने में यही होता है कि वसूली में समय लगता है। तो पहले सरकार, जैसे खजूरवनी में पहले दे दिया ना सरकार ने, बाद में 88 लाख रुपया का नोटिस दिया विक्रेताओं को। विक्रेता चले गए कोर्ट में, जो भी तकनीकी कारण होगा कोर्ट से वो रुक गया कि आप वसूल नहीं सकते, जो भी हुआ। तो इसलिए मुआवजा, फिर मैं कहा कानून में अगर नहीं भी लिखा तो भी गरीब आदमी मर गया। अब मेरा तो एक ही सवाल है ना कि जो मरने वाले इतने गरीब लोग, उनका तो दोष नहीं ना है,
कोई घर के कंट्रोल में है क्या? जो मर्द पीता है, चोरी छिपे पी लेता है, बाकी करता, वो कोई कंट्रोल में है कि पत्नी के कहने पर वो मान जाएगा? वही कमा कर लाता, पत्नी को हिम्मत भी नहीं बोलने की। और मैंने पूछा, मैंने एक एक परिवार से पूछा कि आपने मना क्यों नहीं किया? तो कहा बाबू कब पी कर आता था मालूम पड़ता है, और हमारी बात कोई मानता है हमारी बात? यानी बेचारे गरीब उस औरत की बात उसका मर्द मानेगा क्या कि तुम मत पियो या बाकी करो नहीं के लिए? सर शराबबंदी के हाँ। सर अवनीश सर कल आप गए थे वहाँ, कई लोगों से आपकी बात भी हुई है, क्या लगता है कौन लोग हैं इन्वॉल्व है इसमें जहरीली शराब बनाने का काम करते हैं? सब लोग का सब देखिए, जितना भी बाजार है, जितना भी पान का गुमटी है, इस प्रकार के और बाजार और गुमटी ये मेन केंद्र है जो लगा। बाकी कोई थोड़ी मेरे सामने आया बेचने वाला कि जो है पूछने पर कोई बताता भी नहीं कौन बेचने वाला है। लेकिन बेचने वाले लोकली होंगे ना, कोई यूपी से तो नहीं ना आए होंगे बेचने वाले। और जो शराब है, और एक क्या बता दें पत्रकारों को जानकारी भी होगी कि जहरीली शराब का मतलब ये नहीं होता है कि उसमें जहर मिला दिया गया, ऐसा नहीं होता है। शराब जो लोकल शराब बनती है, शराब बनाने का जैसे अगर आप बना रहे हैं, मान लीजिए कोई खाने की चीज़, उसमें नमक 1 किलो डाल दीजिए तो जहर हो जाएगा। तो बनाते समय जो प्रक्रिया होनी चाहिए, क्योंकि उनके पास कोई उस प्रकार का यांत्रिक साधन नहीं है, तो उसमें ज़्यादा बॉयल कर दिया, स्टीम ज़्यादा निकल गई, कोई चीज़ की मात्रा ज़्यादा होगी तो वो शराब जो है जहरीली हो जाती है। और एक मिनट, और पीते समय ये पता नहीं चलता कि वो जहरीली है। अगर मालूम पड़े तो आदमी थोड़ा सा चखने के बाद छोड़ दे उसको, लेकिन वो पता नहीं चलता। उसका असर तो 1 दिन के बाद, 6 घंटे के बाद, 8 घंटे के बाद, जब आँख की रोशनी कम होने लगती है। मैं भी कल तक यही समझता कि जहरीली शराब का मतलब गलती से कोई चीज़ डाल दिया या तो जहरीली शराब का मतलब वही शराब है, लेकिन उसमें कोई एक चीज़ की मात्रा ज़्यादा हो गई, और ज़्यादा मात्रा होने के कारण वो शराब जहरीली हो गई, और उसको जो पिएगा वो आँख की रोशनी चली जाएगी। और जिन लोगों की आँखों की रोशनी गई या कम हो रही थी, उनको तत्काल अगर इलाज की व्यवस्था होती तो शायद बचाया जा सकता था। और एक बात और बता दें, पटना हाई कोर्ट ने एक आदेश पारित किया, और जिसमें कहा कि जो जहरीली शराब से प्रभावित जो लोग हैं, उनके उपचार के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनना चाहिए। SOP कहते हैं। किसी भी इलाज के लिए क्या तरीका होगा, इलाज की क्या प्रक्रिया होगी। कोई कोविड का पेशेंट गया तो एक WHO या भारत सरकार या बिहार सरकार का स्वास्थ्य विभाग एक उसका गाइडलाइन तैयार करता है कि कोई मरीज अगर आ गया तो उसकी क्या प्रक्रिया होगी उसके इलाज करने की। अब डॉक्टर को पता ही नहीं है, अरे बोले तो यार, डॉक्टर को पता ही नहीं है क्या SOP है, कैसे इलाज करना, क्योंकि रोज़ तो इस तरह का कोई मरीज आता नहीं है कि वो इलाज कर सके। तो ये हाई कोर्ट का आदेश था कि SOP का निर्धारण किया जाना। हाँ पूछिए। सर, आप मुआवजे की बात कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि घर में कोई बम बनाएगा, फट जाएगा तो उनको भी मुआवजा देंगे क्या? अब उपेंद्र कुशवाहा जाकर देख कर रहे हैं, ये बम नहीं बना रहे थे लोग, और जो लोग थे जो मर गए वो इतने गरीब लोग। अगर गरीबों के प्रति संवेदना है तब तो दीजिए मुआवजा, और अगर आप दलित और अति पिछड़ा विरोधी हो गए हैं तो मत दीजिए मुआवजा। सर, जवाब कैसे बना पाएंगे आप लोग? प्रदर्शन हो गया आप लोगों की तरफ से, जी प्रदर्शन कर लिया आप लोगों ने, विरोध जता दिया, लेकिन मुख्यमंत्री अभी भी अड़े हुए हैं कि मुआवजा नहीं देंगे। ठीक कैसे है। देंगे मुआवजा? अरे भाई, राजनीति के अंदर अड़ता जो आदमी है ना, इसी मुख्यमंत्री को कितनी बार पलटते हुए देखा कि नहीं देखा आपने? इसलिए कल मैंने कहा कि जो पलटी मारेगा क्या वो राज करेगा? पलटी मारने वाला राज करेगा? तो पलटने में मुख्यमंत्री को कितना समय लगता है? आज शराबबंदी के पक्ष में, कल विरोध में हो जाएंगे, आज राजद के साथ है, कल बीजेपी के साथ चले गए, फिर वापस आ गए, फिर कहीं चले गए। तो कम से कम अब जो किसी देश की राजनीति में किसी एक व्यक्ति का ट्रैक रिकॉर्ड आया राम गया राम का सबसे सर्वाधिक है तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है। सर आपने जारी किया सर, इसमें पेज नंबर 2 में आपने लिखा है कि 30,000 करोड़ से ज्यादा राजस्व का जी हाँ, सुन लो। सवाल ये है कि राजस्व का जो घाटा हो रहा है, तो क्या आप लोग चाहते हैं कि कुछ कंडीशनल छूट मिले ताकि राजस्व का घाटा न हो? मैंने जो बात कही संदर्भ क्या वो समझ लीजिए कि एक्साइज डिपार्टमेंट एक बहुत बड़ा माध्यम है रेवेन्यू कर संग्रह का। कॉमर्शियल टैक्सेस सबसे ज़्यादा, वैट GST सबसे ज़्यादा, पेट्रोल पर टैक्स सबसे ज़्यादा, उसके बाद आता है एक्साइज डिपार्टमेंट।
तमिलनाडु और कर्नाटक सरकार को 25,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष केवल एक्साइज से आता है। तो बिहार को लगभग 6,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष ये शराब के राजस्व से प्राप्त हो रहा था। 6 साल का अगर औसत ले ले तो ज़्यादा ही होगा, लेकिन मैंने 30,000 लिखा। तो एक और 30,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है बिहार को। दूसरी ओर 4 लाख लोग जेल चले गए और तीसरी ओर 1,000 लोग जहरीली शराब पीकर मर गए। उसके बाद भी आप शराबबंदी को ठीक से लागू नहीं कर पा रहे। तो मेरा संदर्भ ये है कि उसके बावजूद हमने आपका साथ दिया जब मालूम था कि इतने बड़े राजस्व की क्षति होगी। तो आज बिहार जैसे गरीब राज्यों को 30,000 करोड़ के राजस्व की क्षति हो रही है, फिर भी आप भी गुजरात में तो 4 लाख लोग जेल नहीं ना गए, वहाँ भी शराबबंदी है। यानी क्या गुजरात में 4 लाख लोग जेल गए? क्या नहीं गए जेल वहाँ पर? क्या वहाँ पर 1,000 लोग शराबबंदी से मरे? क्या आप आंकड़ा छिपा रहे हैं? तो जहरीली सुन लीजिए संजय, जहरीली शराब से कहीं भी लोग मर सकते हैं जहाँ शराबबंदी नहीं भी है, क्योंकि फिर मैंने बताया आपको ये शराब बनाने का जो तरीका उसके कारण शराब जहरीली हो जाती है। यूपी में लोग मरे तो थोड़ी वहाँ पर कोई शराबबंदी है। तो ये तो शराबबंदी आपके राज्य में कि शराब फिर आई शराब कैसे, इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा ना संजय जी। क्या करे सरकार, वो सरकार जाने। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।